आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पिछले कुछ हफ्तों से बिहार लगातार खबरों में बना हुआ है। वजह है एन्सेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार। अब तक इससे तकरीबन 150 बच्चों की जान जा चुकी है। लोग इसका कनेक्शन लीची से निकाल रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और है। आखिर क्यों इतना खतरनाक है ये बुखार और कैसे इसकी चपेट में आने से बचें, आज बात करेंगे इस दिमागी बुखार यानी अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर MS तोमर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और एन्सेफेलाइटिस यानी चमकी बुखार से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर तोमर, जैसे आज हम बात करेंगे एन्सेफेलाइटिस की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एन्सेफेलाइटिस यानी जिसे चमकी बुखार भी कहा जाता है वो है क्या? देखिए, पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी नई महामारी नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। ये बीमारी पहले भी होती रहती है, न केवल हिंदुस्तान में, मतलब आप देखेंगे बाहर भी होती रहती है। अकेले अमेरिका में ही हर साल जो है 20,000 केसेस में देखे जाते हैं। तो इसको हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एन्केफेलाइटिस है क्या चीज़। जी, जो एन्केफेलाइटिस है बेसिकली इससे दिमागी बुखार की सूजन है। दिमाग में सूजन आ जाती है। दिमाग के अंदर जो इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या कोई टॉक्सिन हो सकता है। यहाँ तक आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर के कुछ जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बिहार में जो बीमारी चल रही है, अगर इसको हम देखें तो इसको हम बेसिकली AES कहते हैं, एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह का अभी तक सही पता नहीं चल पाया है। इसके लिए हम इसको एन्केफेलोपैथी कहते हैं। तो ये बहुत सारे लक्षणों का एक समूह है। अगर हम देखते हैं कि बिहार में ये चमकी बुखार है फैल रहा है, इसको हम रिटर्न ऑफ चमकी बुखार कहना चाहिए। कोई 2013 और 14 में काफ़ी मात्रा में फैला हुआ था। ये 2005 से ही अभी तक इस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, साइंटिस्ट ने, इवन केवल इंडिया में ही नहीं बाहर से भी आकर रिसर्च किया है और ये देखा है, इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई है। अब हम ये देखते हैं कि एन्केफेलाइटिस में समस्या क्या होती है। एन्केफेलाइटिस में क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है जी। और ये जब पूरे शरीर को कंट्रोल करता है तो ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। उस वजह की वजह से किस एरिया को डैमेज कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग एन्केफेलाइटिस में अलग अलग तरह के लक्षण आ सकते हैं। या एन्केफेलोपैथी कहें, इसको AES कहें, तो उसमें अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। अभी जैसे देखेंगे गोरखपुर में काफ़ी सालों से गौरव पीड़ित रहा है, कितने ही बच्चों की जान गई हैं और वहाँ पर जो है जो पता चला है, जो उसका रीजन निकला वो जापानीज एन्केफेलाइटिस निकला है। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी रिसर्च की जा रही हैं। अब एन्केफेलाइटिस में ब्रेन में सूजन आ जाती है, इसलिए जितना भी ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है, हमारे दिमाग को जो कंट्रोल करने की प्रक्रिया है, जैसे हमारे ये दिल को कंट्रोल करता है, हमारे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, हमारे मांसपेशी को कंट्रोल करता है, हमारा जो कॉन्शियस लेवल है जिसमें हम जागरूक रहते हैं, हम जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो सारी की सारी ब्रेन से होती हैं। अगर किसी भी वजह से रीजन कुछ भी हो, कोई भी वजह हो, अगर कहीं ब्रेन में डैमेज हो जाए और वो एरिया काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में शुगर की कमी हो जाना या इसके जो वाइटल ऑर्गन है हमारे, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, उनके काम कम हो जाना, मांसपेशियों में अकड़न आ जाना, शुगर की कमी हो जाना, ग्लूकोज कम हो जाता है शरीर में जैसे, तो इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। जी। और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, किसी को अगर ये हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, पता कैसे चलेगा? देखिए, मेनली फोकस करते हैं कि जो बिहार में समस्या चल रही है और जो एन्केफेलोपैथी देखा गया है कि एन्केफेलोपैथी हो रही है बच्चों में, एन्केफेलाइटिस हो रहा है, चमकी बुखार कह रहे हैं जिसको, तो इसमें जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी भी आम बीमारी की तरह हो सकते हैं। जैसे बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में तेज बुखार आता है, सर में दर्द होता है, उल्टी करता है बच्चा, लेकिन ये शुरुआती लक्षण है जिसके आधार पे हमें पता नहीं चलता है कि ये चमकी बुखार है, ये एन्केफेलोपैथी है या कोई दूसरी बीमारी है। लेकिन जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिनसे हमें तुरंत पता ये समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी आम बीमारी नहीं है, जैसे अगर आपका बच्चा सुस्त पड़ता है या उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, आपको माँ बाप को पहचान नहीं पा रहा है, उसके शरीर में ऐंठन आने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो है चमकी बुखार है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। जी। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी, तो कई सारे सालों से ये सुनने में आ रहा है,
तो वजह क्या है कि ये इसी सीज़न में ज़्यादा होता है? देखिए, ये अभी भी शोध का विषय है, इस पे बहुत सारी रिसर्च कर रही है चमकी बुखार पर कि इसकी वजह क्या है। इसमें बहुत सारे फैक्टर देखे गए हैं। इस सीज़न में होने की वजह ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो अभी देखेंगे मुजफ्फरपुर में 1 जून को जो टेम्परेचर था जी, दैट वाज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी जो वातावरण में नमी है, दर ह्यूमिडिटी है, वो 50% तक देखी गई है। तो ऐसे वजह में क्या होता है कि आपके शरीर का जो जब नमी बढ़ जाती है वातावरण में, तो आपका जो शरीर है वो स्वेटिंग ज़्यादा नहीं कर पाता है और उसका कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। हमारी बॉडी कूलिंग कैसे लेती है? जब भी हमें पसीना आता है, हवा हमको मिलती है, उस हवा की वजह से हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। तो हॉट एंड ह्यूमिड जो टेम्परेचर है, ये इसकी मुख्य वजह है। इसके अलावा जो मेन वजह है जो कि चली आ रही है वो है जो बच्चे जितने भी जिनकी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से हम पूरा हिंदुस्तान बल्कि हम सभी लोग दुखी हैं, वो सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, जो शाम को भूखे पेट सो जाते हैं। तो ये इसकी वजह मानी गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे, लीची के ऊपर बहुत सारा चल रहा है कि ये वजह ये भी हो सकती है। तो इसी सीजन में ये देखा जाता है, इसलिए हर साल जो है 2013-14 में भी हुआ था, तो इसी सीजन में हुआ था। जैसे ही ये मौसम बदलता है आपका, जैसे बारिश होती है, आप देखेंगे वहाँ के मेडिकल कॉलेज में हमारी बात हो रही थी, तो ऐसा देखा गया है कि जिस दिन रात को बारिश हो जाती है सुबह पेशेंट आते ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अचानक से आपका बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग इफेक्ट है, बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो इसके जो इस सीजन में फैलने की मुख्य वजह यह है। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने लीची का जिक्र किया, तो वाकई लीची से कोई इसका रिलेशन है या फिर ये ऐसे ही है? देखिए, ये कुछ लीची हवा क्रिएट किया जा रहा है, सारे लोग जो है लीची से डरे हुए हैं। तो इसके ऊपर ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ देखी गई हैं, जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इसके अलावा अमेरिका से भी एक टीम आई हुई थी पिछली बार, जो उसको CDC कहते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उन्होंने भी स्टडी किया और अलग अलग ग्रुप ने देखा कि अलग अलग जो है मत दिए हैं। लेकिन जो लैंसेट हमारा मेडिकल जर्नल है, वर्ल्ड फेमस जर्नल है, उसमें ये बताया गया है, जो उन्होंने प्रिवेंशन के या रोकथाम के वजह बताई हैं, उसमें ये देखा गया है कि लीची के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बच्चों के अंदर, खास करके उन बच्चों में, देखिए आप हेल्दी हैं जी, आप रात को भरपेट खाना खा के सो रहे हैं, उसमें आपको शुगर की कमी नहीं होगी। लीची के अंदर जो टॉक्सिन है वो शुगर कम कर देता है, आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम कर देता है। ऐसी स्थिति में वो एक को फैक्टर हो सकता है, बट मुख्य वजह लीची है ऐसा नहीं है। और इसका वजह ये भी नहीं कि हम लीची खाना बंद कर दें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देशों में भी लीची होती है और भी एरिया में है जो लीची खाई जाती है, तो ये एक रीजन नहीं हो सकता। जी, यानी कि लीची से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लीची में एक ऐसा एलिमेंट होता है जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, वो भी तब जब आप भूखे पेटे हैं और अनहेल्दी हैं, और ऐसे में वो आपको बीमार करता है, एंसेफेलाइटिस आपको हो सकता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनाना बंद कर देता है। तो अगर जैसे अभी बच्चों को ये हो रहा है, बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं, तो क्या इसका खतरा सिर्फ बच्चों को है या फिर जो बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा एज के हैं, उनको भी ये खतरा है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जिसका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, उनमें ये समस्या हो सकती है। लेकिन बड़ों में जो होते हैं, बुजुर्गों में होता है, अभी आपने देखा होगा बिहार में जो है लू की वजह से इतनी मौतें हो गई, या किसी दूसरे प्रदेश में किसी लू की वजह से मौत हो गई, तो वहाँ हम इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। जैसे इसको भी हम हीट स्ट्रोक या इससे मिलता जुलता कोई कारण मान रहे हैं, जो चमकी बुखार हो रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग लक्षण होते हैं, तो उनमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बुजुर्गों में भी ये बीमारी हो सकती है। जी, देखिए, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बीमारी इस वक्त फैली हुई है और जहाँ से सबसे ज़्यादा ये खबरें आ रही हैं, वहीं से हमें एक कॉल आया है मुजफ्फरपुर से। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि ये बीमारी केवल गरीब बच्चों को ही क्यों हो रही है? उन बच्चों को क्यों हो रही है जो बच्चे लोअर तबके के हैं या गरीब बच्चे हैं या स्लम के लेवल में आते हैं, उन्हीं बच्चों को ज्यादा परेशान कर रही है। जी, और उन्हीं के बच्चे ज्यादा ही इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे अभी हम इसी पे बात कर रहे थे, ये जानना चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो एक लोअर क्लास है, ये उन्हीं को क्यों बीमारी हो रही है? उसकी वजह आपने बताई कि खाली पेट सोते हैं और खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है, जो गरीब बच्चे होते हैं, ये बहुत दुख की वाली बात है, क्योंकि ये बच्चे ही होते हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटी मिल पाती है। यही बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं बहुत ही अनपढ़ होते हैं, उनको समझ नहीं होती है, उनमें एक अवेयरनेस नहीं बीमारी के बारे में। तो जो बच्चे कुपोषण के शिकार है, ये हिंदुस्तान की त्रासदी है कि इतने सारे बच्चे हमारे केवल बिहार में ही नहीं, कितनी सारी जगह पर कुपोषण शिकार हैं, और उनमें ही ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। ये ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है, इनके लीवर में
ग्लूकोज बनाने की ताकत बहुत कम होती है। इनके अंदर एक ग्लाइकोजन कहते हैं जिसको, इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। तो किसी भी बीमारी की वजह से कभी ऐसा मौका आता है जब हमें शरीर को ग्लूकोज की कमी ज़रूरत होती है, वहाँ पर इनमें ग्लूकोज का जो है नहीं मिल पाता है दिमाग को या शरीर को, तो ये बच्चे ज़्यादा सफ़र होते हैं। दूसरी वजह होती है कि ये बच्चे जो है देखा गया है कि वहाँ पे खेतों में काम करते हैं, जहाँ पर लीची बनती है, बड़े बड़े जो फार्म हाउस हैं, तो वहाँ पर ये लोग बच्चे करते हैं अध पकी लीची खा के रात को सो जाते हैं और खाना नहीं खाते हैं। तो एक एग्रीवी फैक्टर ऐसा देखा गया है कि लीची खुद एक जो है शुगर को कम कर देती है, और ऊपर से बच्चों ने खाना नहीं खाया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इन बच्चों में इस तरह से केसेस देखे जाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने सवाल किया था कि ये गरीब बच्चों को क्यों होता है, बात यही है कि वो लोग हेल्दी नहीं होते हैं, खाली पेट होते हैं, रात को कुछ खाकर नहीं सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो खाली पेट वो लीची खा लेते हैं, और लीची में ऐसा एलिमेंट होता है जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ग्लूकोज बनाना एक तरह से बंद कर देता है, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर शुरू हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं एंसेफेलाइटिस की वजह बनती हैं। अगर हम इसी की बात करें तो ये उस एरिया में इतना कॉमन क्यों है? हाँ जी, कुछ खास वजह है उसकी कि उसी एरिया में ज़्यादा कॉमन है? देखिए, इसकी वजह ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई जो है चमकी बुखार हो रहा है तो ये मुजफ्फरपुर में क्यों हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसकी मैंने पहले बताया एपिसोड की शुरुआत में भी कि ये राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा। वहाँ तो टेम्परेचर जो है 50% तक सेल्सियस चला जाता है, 48 तक जाता है, और भी ऐसे हमारे देश के जो इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें ये मल्टी फैक्टर है। हो सकता है कल को रिसर्च में पता चले कि कोई ऐसा वायरस था, बैक्टीरिया था जो उसी एरिया में ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन था हमारे देश में। गोरखपुर में एक बेल्ट बन गया था जिसमें हज़ारों बच्चों की डेथ हो चुकी है अभी तक, है ना, जो कि हमने वैक्सीन से कंट्रोल किया है। तो इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो देखा गया है कि जो है वातावरण में जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे केसेस में बच्चे जो है। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए जैसे दिल्ली की बात करें या किसी भी अदर जगह की बात करें, दिन का तापमान ज़्यादा होता है लेकिन रात को हमें ठंडक मिल जाती है, सुबह का जो समय होता है वहाँ ठंडक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है। ऐसा देखा गया है कि दिन का भी तापमान उतना ही है, रात का भी तापमान उतना ही है। जी जी। अच्छा, अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराना ज़रूरी है? देखिए, हम वही बात कर रहे थे, गरीबी में होती है ये, और ऐसे बच्चों में होती है जिनके माँ बाप अनपढ़ होते हैं। तो मैं किसी भी बीमारी के बारे में हम देखें, हमारा शरीर है, तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस होती है जिसको पता करने के लिए, वो अगर घर से ही शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें हेल्थ अवेयरनेस करना चाहिए पेरेंट्स को। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका बच्चा सुस्त होने लगता है, अगर आपका बच्चा जो है उल्टी सीधी बातें कर रहा है, या उसको अकड़न हो रही है, या उसके मुंह से लार आ रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये बीमारी जो है एंकेफेलाइटिस है या एंकेफेलोपैथी है या इसको चमकी बुखार कहते हैं, और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हम डॉक्टर्स लोग भी जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आज भी ज़्यादा यकीन करते हैं कि हमारे देश में जांचों की सुविधाएं इतनी नहीं हैं। दूसरा कि जिसका जो मेन जो जांचें हैं, इसके अलावा जब हम कराते हैं वो है CT स्कैन है, MRI है, हम CSF एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब आपके ब्रेन का जो एक फ्लूइड होता है उसकी जाँच करते हैं, नॉर्मल टेस्ट करते हैं। लेकिन इन सारे टेस्ट में समय बहुत बर्बाद होता है, तो हम समय बर्बाद न करते हुए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी नज़दीकी अस्पताल है वहाँ जाएं, और डॉक्टर को भी क्लिनिकल डायग्नोसिस बना करके जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर देना चाहिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये बीमारी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इसकी चपेट में आने से बचे कैसे? देखिए, ये अभी तो पहले इसके कारणों का पता नहीं चला है हमें कि इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खास करके वो बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय बच्चों को बाहर धूप में न जाने दें, और ख़ास ख्याल रखें कि बच्चों के जो है हेल्थ स्टेटस को ठीक से रखें, बच्चों को कुपोषण का शिकार न बनने दें। और जब बच्चे आपके रात को सोते हैं तो उनको भरपेट खाना खिला करके सुलाएं। हालांकि इसकी वजह अभी लीची को हम नहीं मानते हैं, फिर भी देखिए लैंसेट जर्नल्स में भी ये छपा था कि हमें लीची का सेवन कम करना चाहिए, खास करके अधपकी लीची का। तो ये एक बचाव के कुछ मुख्य वजह हो सकती हैं, और अगर हो जाता है तो उसके लिए तुरंत जो है उपचार कराना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है जी, बताएं क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछना था कि प्रिकॉशन क्या लिया जाना चाहिए। जी,
जी, ये प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं कि क्या इसमें हो सकते हैं। जी, अभी इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि इसको बचा कैसे जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो चीज़ यही है कि इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं, देखिए कि तो शुरुआत से होती है। सबसे पहले तो माँ का ख्याल रखा जाए। अगर माँ हेल्दी होगी तो बच्चा हेल्दी होगा, क्योंकि किसी बीमारी का देखिए समस्या ये हो गई है कि हमारे देश में जो किसी बीमारी का इलाज ऐसे देखते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि उसको जैसे अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी रखना चाहिए, 20 साल पहले से करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कुपोषण का शिकार है, इसका मतलब माँ भी कुपोषण का शिकार रही होगी, तो पहले माँ को हेल्थ को अच्छा रखा जाए। फिर आपका बच्चा जब होता है तो उसको जो है कोई कुपोषण ना हो, उसका खाना पीना अच्छा रहे, उसका वजन ठीक से बढ़ता रहे, उसका हाइट ठीक से बढ़ती रहे। ये इस बात के इंडिकेटर का बच्चा आपका कुपोषण का शिकार नहीं है। देखिए, एक चमकी बुखार के बचाव से जान करके हम हेल्दी नहीं हो सकते। हम एक जगह चमकी बुखार से बचते हैं और दूसरी जगह कल को स्वाइन फ्लू फैल जाता है, कहीं जापानीज बुखार फैल जाता है, कहीं दूसरी बीमारी फैल जाती है। तो सबसे बचने का एक ही तरीका है कि आप हेल्दी रहिएगा। अगर चमकी बुखार की स्पेशली बात करें, हम ये देखें तो हमने अभी ये बताया आपको एपिसोड में कि बच्चे को धूप में न जाने दें जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, उससे बच्चों को बाहर न जाने दें। रात को बच्चे को खाना खा करके सुलाएं और बच्चे का जो है न्यूट्रिशन अच्छा रखें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, मोहम्मद फारूक। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी चपेट में आने से कैसे बचें। अगर कोई इस बीमारी की चपेट में आ गया है तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या करें, एक जो प्राइमरी मेडिकेशन होता है वो घर पर किस तरह से दें, क्या करें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अभी इस समय बीमारी चल रही है और हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम है या देर से लोग पहुँचते हैं। तो सबसे हमें जो ज़रूरत है इस समय वो हेल्थ अवेयरनेस की है, जिसमें केवल डॉक्टर की ही ज़रूरत नहीं है, हर आदमी इसमें हेल्प कर सकता है कि हमें करना क्या है। देखिए, हमने शुरुआत में बताया कि अगर बच्चे को टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो सबसे सिंपल जो हर घर में उपलब्ध है वो है पानी। जी, तो क्या करना है, आपको एक कपड़ा लेना है, नॉर्मल पानी लेंगे और बच्चे को पूरा पोंछ देंगे। ये पहला काम करना है, जिससे आपके बच्चे का टेम्परेचर कम होगा। आप घर में ही पंखा ले लीजिए और बच्चे को पंखा करिएगा, उससे बच्चे के अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा और बच्चे के शरीर का तापमान है वो तुरंत कम हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम तो ये करना है। अगर आपके बच्चे को बेहोशी आने लगती है, आप बच्चे को हवादार जगह पर लेटाइएगा। अगर आपका बच्चा बेहोश हो जाता है या उसको चमकी आती है, जिसको हम मिर्गी कहते हैं या फिट्स कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में बच्चे को कुछ भी मुंह से नहीं देना है। ये अक्सर देखा गया है कि जब भी बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो लोग ज़बरदस्ती उसको मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। दांत पर दांत चढ़ जाते हैं, लोग उसको दांत को खोलने की कोशिश करते हैं। इससे स्थिति में बच्चे के जो कई बार जो है दांत टूट जाते हैं या कोई अन्य चोट लग जाती है, तो ऐसा नहीं करें। मुंह से अगर बच्चे की लार आती है या बच्चा वॉमिट करता है, उल्टी आती है, तो बच्चे को एक करवट लिटा दें ताकि बच्चा उसको वापस नहीं ले और उसके फेफड़े में ना जाए और उसको एस्पिरेशन की संभावना कम हो जाए। तो ये शुरुआती जो कुछ हैं जिनको हम घर पे कर सकते हैं। जी, जैसे इस बीमारी में बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, एक तरह से ग्लूकोज जो है वो बनना बंद हो जाता है। तो अगर शुरुआत में ही ऐसे किसी बच्चे को ग्लूकोज दे दिया जाए, ग्लूकोज उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, तो क्या ख़तरा कुछ हद तक कम हो सकता है? हाँ जी, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और हम लोगों को ये देखना होगा कि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे शुरुआती टाइम में आ जाते हैं वो 2-3 से घंटे में ठीक हो जाते हैं, किनको शुगर कम होती है। अगर 4 घंटे के अंदर अगर आप टाइम से उसकी शुगर को मेंटेन कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत हम हॉस्पिटल में जा करके नहीं, हमें घर से ही कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपने जो बेसिक प्रिकॉशन है, बच्चे को पहुँचना है, बच्चे को ORS पिलाना है, ORS का घोल कहते हैं, और ये जगह जगह उपलब्ध है। आप किसी अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जा करके वहाँ से ले सकते हैं और हमेशा घर में रखना है, खास करके उन एरिया में जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है या इस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगह पर ORS पिलाना शुरू कर दें। अगर आपके पास ORS नहीं भी है तो आपने क्या करना है कि आप सिंपल पानी, नमक और चीनी, ध्यान रखिए कि नमक और चीनी का लेना बहुत ज़रूरी है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ शुगर की कमी नहीं होती है, ग्लूकोज कम नहीं होता है, बल्कि सॉल्ट की भी कमी हो जाती है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है। तो हम उसको चीनी का, नमक का पानी मिला करके बच्चे को पिला सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये चमकी बुखार जो है सिर्फ बच्चों को ही आता है या बड़ों को भी आ सकता है?
जी, जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या इसका ख़तरा बुज़ुर्गों को भी है, तो वही इनका सवाल है कि बच्चे ही इस खतरे में है या फिर बड़ों को भी ये हो सकता है? जी बिल्कुल, बड़ों में भी हो सकता है ये, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसका अभी बताया है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसको लू लगना कहते हैं, लेकिन उनके कुछ सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है, जो बच्चों में जो ग्लूकोज की कमी होती है या कुपोषण कह लीजिएगा, वो बच्चों में ज़्यादा होता है। उनके अंदर ग्लूकोज का रिजर्व कम होता है, इसलिए बच्चों का ब्रेन का डैमेज ज़्यादा होता है। और जो चमकना कहते हैं, जिसको हम फिट्स कह लीजिए या मिर्गी कह लीजिए, वो बच्चों में ज़्यादा होता है, बाकी हो बड़ों में भी सकता है। जी, अब जैसे आपने बहुत कुछ इस बीमारी के बारे में बताया है, सिम्टम्स बताया है, बीमारी क्या है, उस एरिया में ही क्यों ख़ास होती है, तो इसकी आपने रोकथाम हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है? देखिए, इस बीमारी के बारे में अभी बताया हमने कि इसके कोई खास लक्षणों का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी वायरस से होती है, ऐसा लग भी नहीं रहा है, और अभी तक किसी भी जो है रिसर्च में या शोध में नहीं आया है। इसका वैक्सीन डेवलप किया अगर हम इसे रोकने की बात करें, रोकने की अगर हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये बीमारी जो चमकी बुखार हो रहा है और बिहार में हो रहा है, और खास करके गरीब बच्चों में हो रहा है, जो कि कुपोषित बच्चे हैं उनमें हो रहा है, तो उसके लिए रोकने का यही तरीका है कि बच्चों का जो है न्यूट्रिशन स्टेटस है वो अच्छा रखा जाए, बच्चों को हेल्दी रखा जाए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं बच्चों को, ORS का घोल पिलाएं, और बच्चों को बाहर नहीं जाने दें, भूखे पेट न रहने दें। इसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे या NGO लेवल पे हम एक काम करें कि ORS की उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है ORS की, पब्लिकली होना चाहिए। और इवनिंग फूड, जैसे कि स्कूल में आप देखते हैं मिड डे मील होता है ना, ये क्यों शुरू किया गया? बच्चों के हेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये इस तरह के इस एरिया में जहाँ पर बीमारी ज़्यादा है, ऐसे बच्चों में जहाँ पर आपको लगता है कि संभावना ज़्यादा है, उनको पहले से हम चिन्हित करें, पहचानें ऐसे एरिया को जहाँ पर इसकी संभावना है। और जैसे ही ऐसा मौसम जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वातावरण की जो वजह हैं, और जब ये आने लगती हैं, तो वहाँ पर ये शुरू कर देना चाहिए। जी, क्या इसमें कहीं ना कहीं हाइजीन का भी कुछ रोल है? देखिए, हाइजीन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाइजीन को ये कह सकते हैं कि हाइजीन तो रखना स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। इसकी जो मुख्य वजह है वो कुपोषण है, और उस कुपोषण की वजह से बच्चे इस बढ़ते हुए तापमान को, बढ़ती हुई नमी को कोप नहीं कर पाते हैं, तो ये इसकी मुख्य वजह है। क्या ये बीमारी एक से दूसरे में फैल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, इससे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है कि अगर कोई वायरस बीमारी है या कोई अदर की वजह से होती है, तो ऐसी संभावना होती है। ये एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं फैलती है। जी, इस बीमारी से बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन अगर कोई इस बीमारी से बच्चा बच गया है, तो क्या बाद में उसके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं या कुछ उसकी लाइफ को कुछ और ख़तरा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, जो एईस है या एंकेफेलाइटिस है, एक्यूट एंकेफेलाइटिस सिंड्रोम है, इसकी जो बहुत दुखद घटना ये है कि देखिए, ये बहुत सारे देश में होते रहते हैं, हर हॉस्पिटल में छोटे छोटे केस आते रहते हैं। तो जब ब्रेन का जो डैमेज है और ग्लूकोज की वजह से हमारे दिमाग का जो नुकसान पहुंचता है, वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसकी दोबारा से भरपाई नहीं हो सकती है। तो जितना एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया है, वो उसमें बहुत सारी समस्याएं बाद में भी आ सकती हैं। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि उनको रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों को बोलने में समस्या हो सकती है, बच्चों की स्पास्टिसिटी हो सकती है, पूरे जो जॉइंट हैं बच्चे के, जो जोड़ हैं वो अकड़ जाते हैं, पूरी शरीर में अकड़न हो सकती है। हेमिप्लेजिया है, जैसे आपके बॉडी का अपाहिज होना कहते हैं जिसको हिंदी में, तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे जो है कोई भी आपका ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे सबसे ज़्यादा देखा गया है वो ब्लड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे बच्चे पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो उनको कई बार कैथेटराइज करना पड़ता है, नलकी डाल करके और पेशाब को बाहर निकाला जाता है। और सबसे समस्या ये है कि ये गरीब बच्चों में होती है, इन्हीं बच्चों के पास मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको जो फिजियोथेरेपी है, इसको वो करना बहुत जरूरी होता है। जी, आम लोग इसे रोकने में किस तरह से मदद कर सकते हैं? हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। और ये जो है अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इस देश का रिवाज रहा है, इस देश की कल्चर है, इस देश का जो संस्कार है कि जब भी कोई आपदा आती है, हम सब ने मिलकर के उसका मुकाबला किया है और डट के मुकाबला किया, उससे जीते भी हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि एक डॉक्टर नहीं इसको संभाल सकता। वैसे हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो हम सब लोगों को ही इस पर करना है। जैसे मैंने बताया कि हेल्थ अवेयरनेस है, इसके लिए डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं है। घर घर जाकर के ORS उपलब्ध करवाना है, इसमें कोई भी करवा सकता है, इसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के आम जनता को भी और गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए कि सारे जो NGOs हैं वो जल्दी से जल्दी मोबिलाइज हो जाए उस एरिया में, और आम पब्लिक की हेल्थ करें। कैसे करना है, घर में ये ठीक हो सकता है अगर शुरुआत में आपने इसको पकड़ लिया है, और ये बताना उनको जरूरी है, क्योंकि वो जो माँ बाप हैं बेचारे, वो अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पता है। वो जब तक वो बच्चा चमकता नहीं है तब तक वो जाते नहीं हैं।
तो आम पब्लिक को जाकर के उनको समझाना है कि इसको कैसे बचा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हो गया है शुरुआती स्टेज में तो टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, और शुरुआती दौर में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं घर पे। जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर किसी को ये बीमारी हो गई तो पहले घर पे ही इलाज करने लगते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप फ़ौरन अस्पताल जाएं, डॉक्टर से मिलें, उन्हें बताएं। डेफिनेटली जो शुरुआती लक्षण है उनका आप घर पे इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा या झाड़ फूंक इस तरह की उनसे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे को उल्टा नुकसान हो सकता है। आप जो भी आपके नियरेस्ट है, देखिए हर जगह जितने भी PSC CSC हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, दर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वहाँ पर आप जाएं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो आपको शुरुआती बताया कि आप शुरुआत में कि आपको जो है टेम्परेचर डाउन करना है, वो आपको करना चाहिए। यानी एक तरह से अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि जो आपने टिप्स बताए हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। आदाब।